भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को हत्या करने की नीयत से कुछ लोग इनके महादेवा स्थित मकान पर आ धमके। ओम प्रकाश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक गैलन में तेजाब लेकर कुछ अपराधी हमारी हत्या करने की नीयत से घर में प्रवेश कर गए और जब हमारी पत्नी की नज़र पड़ी तो हंगामा हुआ। उसके बाद वो भाग निकले। गैलन में जब देखा गया तो उसमें पूरे गैलन में भरा हुआ तेजाब पाया गया। ओम प्रकाश यादव ने यह भी कहा कि पहले मुझे राजद से खतरा था, लेकिन अब अपने ही पार्टी यानी कि एनडीए से मुझे जान का खतरा है। अब सीधे तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से ओम प्रकाश यादव ने यह सवाल खड़ा किया है कि एनडीए के कुछ नेताओं से मुझे जान का खतरा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सीवान की राजनीति गर्म होती दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश यादव इशारों में भी नाम नहीं लिए, लेकिन किसी नेता पर इशारा किए कि उनसे ही मुझे जान का खतरा है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि ओम प्रकाश यादव ने जिस तरह से जिन पर इशारा किया है तो फिर आने वाला समय क्या होता है। आइए सुनाते हैं ओम प्रकाश यादव की पूरी बातों को। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अल्प सूचना पर आप लोग मेरे यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी का कार्यक्रम मेरे पैतृक गांव लहेजी में बना, तो 2-4 दिन हम वहीं उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यवस्था देखने के लिए हम अपने गांव पर रहते थे। उनके आने के दिन ही रात में सामने कल पकड़ करके फिर छाजा पर कुछ अपराधी तत्व ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। मेरी पत्नी जगी थी और उसने हल्ला किया कि कौन है पुलिस बुलाओ। तो आवाज़ सुन करके वो लोग नीचे कूद करके भागने का काम किए, लेकिन उन लोगों का एक थैला, एक झोला जो छूट गया। और बार बार एसपी साहब को फ़ोन करने के बाद भी वो संज्ञान में नहीं लेते, मोबाइल नहीं उठाते, लेकिन महादेवा ओपी प्रभारी आए, उस झोला को ले गए। उस झोला में 1 लीटर तेजाब, 4 गमछा और 1 रस्सा था। चूँकि अपराधी और अपराध के खिलाफ मेरा संघर्ष हमेशा जारी रहा है और जन के साथ, मृत्यु के साथ वह समाप्त होगा। हम कभी अपराधियों के साथ समझौता नहीं किए हैं। अपराध और अपराधी के खिलाफ हमेशा संघर्ष किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिला प्रशासन को बार बार फ़ोन करने के बाद भी एसपी साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को और प्रदेश के डीजीपी महोदय को, अपने बड़े भाई को, कि उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया और मिलने का समय कल 4 बजे अपने ऑफिस में बुलाए और हमने पूरी घटना की जानकारी उनको दी है। और उनको हमने कहा है कि महादेवा मालवीय नगर में हमारे घर के सामने एक मास्टर साहब का घर है, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई। एक हमारे समर्थक एक दवा खरीद करके ऊपर जा रहे हैं और दवा देकर आ रहे हैं, तब तक उनकी मोटरसाइकिल उठा ली गई। कम से कम 50 मोटरसाइकिल इस मोहल्ले से, इस अगल बगल से चोरी हुई है और लगभग 1 दर्जन घरों में कम से कम चोरी हुई है। जिला प्रशासन इसका संज्ञान ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे समर्थक, मेरे शुभचिंतक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन को होगी। जिला प्रशासन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, आरक्षी अधीक्षक महोदय हम लोगों का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कोरोना की महामारी में प्रशासन व्यस्त है, लेकिन इसी व्यस्तता में भी हम लोग, अगर हम जैसे छोटे लोग जिला प्रशासन को कोई सूचना देना चाहें तो आखिर कैसे देंगे। हम मिलने के लिए समय तो मांग नहीं ना है, हम सूचना देना चाह रहे हैं कि अमुक जगह ऐसी बात हो रही है। आपको एक घटना बता दें, एक मानवता इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना घटी है। एक आदमी को पूनक में, दरौली थाना के पूनक में मार करके दबंगों ने उनकी हत्या कर दी और उनके बेटे को भी कम से कम 50 लाठी मारा गया था। गरीब ब्राह्मण कराह रहा था। हम वहाँ गए और वहाँ के आने के बाद
कम से कम 100 बार एसपी साहब को फ़ोन किया कि हम सोचे कि मिल करके इस घटना की उनको जानकारी दें कि इस तरह की घटना घटी है, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया नहीं। तो हम जिला प्रशासन को सचेत कर देना चाहते हैं कि मेरे शुभचिंतक, मेरे इष्ट मित्रों के साथ अगर इस तरह की हादसा होती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी सारी जवाबदेही आरक्षी अधीक्षक महोदय को होगी। देखिए, हमारे जान को खतरा, हम तो खतरा महसूस करते नहीं हैं, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि मेरी स्थिति ऐसी है कि हमारी आरजेडी से तो खतरा है ही, लेकिन अब एनडीए के नेताओं से भी मेरी जान की खतरा है। ये कहते बेहिचक हम कहते हैं, चूँकि हमारे एनडीए में भी अपराधी तत्व सक्रिय हो गए हैं, अपराधियों को अपने गाड़ी में बैठा करके घुमा रहे हैं। और हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ अपराध रोकना प्रशासन और सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की भी होती है। अगर जनप्रतिनिधि निष्पक्ष होकर के शरीफ लोगों के साथ लेकर घूमे तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अगर अपराधी को अपने गाड़ी में बैठाता है तो अपराधी का हौसला दुगुना बढ़ जाता है। तो कौन नेता है? आप सब जानते हैं कि कौन नेता है, कौन मर्डरर है, कौन इस तरह का काम करता है, यह कहने की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से हम डरते नहीं हैं। निष्पक्ष होकर के प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रशासन को सहयोग करने वाले लोग हैं। हम लोग न अपराधी पालते हैं, न अपराधी कोई चरित्र रहा है। और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, डबल इंजन की सरकार भाजपा और जदयू की, और आप कहते हैं कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है। निश्चित रूप से अगर नहीं सुनता है तो प्रशासन सुने। और एसपी साहब तो एकदम फ़ोन नहीं उठाते हैं। लगता है कि उनको हम लोगों से बात हो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। तो इसको माना जाए कि मतलब अपने ही शासन और प्रशासन के खिलाफ आपने निश्चित रूप से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है हमारे सीमान में। आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल छीनना, अपहरण करना, माँ बहनों के साथ आबरू, उनके इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना, वीर शहीदों का यह धरती अपराधियों के कृत्य से कलंकित, अपमानित होती रही है। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संघर्ष के बाद भी अपराधियों का हौसला बढ़ा है और आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है। तो अपने प्रशासन और शासन के खिलाफ आप खुद ही फिर से संघर्ष करना? निश्चित रूप से अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम रोड पर उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन को होगी। ओम प्रकाश, हम अपराध और अपराधी से समझौता करने वाले नहीं हैं। ओम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि हमको एनडीए के नेताओं से डर है, एनडीए के नेताओं से खतरा है। आखिर कौन से नेता हैं, खुल के बताइए आप। देखिए, खुल कर बताना क्या है, हम किसी का नाम नहीं लिखना, लेकिन सीमान की जनता जान रही है कि हमको किससे खतरा है। आप लोग भी भली भांति जानते हैं। जनता को आप बताइए। हमारे नहीं, जनता भी जान रही है और जनता हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि जनता का सेवा करना, आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हम जात और मजहब से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग हैं। हाजीपुर का इमाम खान नाम का एक लड़का कल सुबह मेरे पास आया और अपनी दर्द और पीड़ा कहा कि हम बाल काटने का काम करते थे दुबई में, लॉकडाउन की वजह से हम 4-5 महीना से आए हैं, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है कि हम अपना इलाज कराएं। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। हम कल उसको अपने गाड़ी में बैठा करके पटना ले गए, पहले डीजीपी साहब से मिले और फिर एमआरआई कराने के लिए 6100 रुपया अपने पास से जमा किए। अब वो लड़का तो आज 10 बजे एमआरआई हुआ, आप लोगों से बात भी करवा देते हैं। तो उसने कहा कि कल 10 बजे एमआरआई होगा। तो हमने पैसा जमा करके रसीद दे दिया उस लड़के को और हमने कहा कि देखो बाबू, मेरा घर पटना में नहीं है, हम आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और सर्किट हाउस में ठहर जाते हैं। तो उसने कहा कि कहीं तो हमको रहने की व्यवस्था करानी होगी। दुर्भाग्य है, हमने कहा कि भाई तुमने हमेशा आरजेडी को वोट दिया होगा, तुम अपने विधायक को फ़ोन करो। 10 बार विधायक हरिशंकर यादव को उस लड़का ने फ़ोन किया, एक बार भी फ़ोन नहीं उठाए। तो हमने जहां अपना कपड़ा धुलवाते हैं उस धोबी के यहाँ उस लड़के को रख दिए रात में
आज लड़का MRI करा रहा है, आप लोगों से बात भी करवा देते हैं। तो हम सेवा भाव से लोगों का दिल जीतने का काम किया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपराधी जहाँ जहाँ चाहे वो मेरे दल से भी लड़ेंगे तो उसका भी हम विरोध करते हैं, NDA का भी विरोध करते हैं। आप लोगों ने दरौंदा चुनाव में देखा होगा कि हमने कहा था कि भाजपा को रखना होगा रखे, निकालना है निकाले, लेकिन अपराध और अपराधी के साथ हम न समझौता किए न करेंगे। और सेवा भाव से लोगों का दिल जीतने का हमने काम किया। जो सामान बरामद उसका आवेदन भी दे दिया है। निश्चित रूप से मैंने अपने पत्नी को कहा कि तुम एक आवेदन दे दो, तो उसने आवेदन एक दे दी है, SP साहब को भी दी है, महदेवा OP को भी दी है। और कल हमने DGP साहब से मिल करके परसों रात की घटना है, करीब मध्य रात्रि में 6 तारीख को रात में इसी आवास पर, यही सामने छाजा चापाकल है, चापाकल पर चढ़ करके और छाजा पकड़ करके चढ़ने का ऊपर प्रयास कर रहे थे। उन लोगों की मंशा थी किसी हमारे परिवार के सदस्य पर तेजाब फेंकने का। तो ऐसी घटना से हम डरने वाले नहीं हैं और अपने कर्तव्य से विमुक्त होने वाले नहीं हैं। निर्भीक होकर के हमने अपने काम किया, आप लोगों ने देखा होगा। इस घटना से हम भयभीत चिंतित भी नहीं हैं, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि प्रशासन को इसकी सूचना दें। लेकिन दुख है कि SP साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाए और कभी नहीं उठाते हैं। ये कहते हैं, मुझे बेहिचक कहते हैं कि SP साहब कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, न जाने क्यों, क्या कारण है। और यहाँ से मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है और अगल बगल प्रयागनगर के हमको लग रहा है कि दर्जनों घरों में लोगों ने चोरी किया है, लेकिन उसके बाद भी न जाने प्रशासन क्यों मुख दर्शक बना हुआ है। तो उसका आवेदन